हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं मित्रों। आज हमारा पाठ रहेगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पंचमः पाठः। ये हमारा आज का पाठ रहेगा। आज आपको पंचम पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। मित्रों, हम इस सीरीज के अंदर आपको एक एक पाठ को बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आपको निश्चित इससे लाभ मिल रहा होगा। इससे पहले कि हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाठ आपको अच्छे से समझाया और ऐसे ही आपको सारे पाठ समझाए जाएंगे। जितना आपके पाठ चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे पाठ आपको बहुत जल्द पूरे करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप टेस्ट सीरीज आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नोट्स आप लेना चाहें तो आप नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है ना। इनका लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, वहां से आप इनको ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज आपको हम बताएंगे पंचम पाठ, जिसका शीर्षक है शुकनाशोपदेशः। तो चलिए दोस्तों, आपको इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम एक एक को सॉल्व करवाते हैं। तो आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं और एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से समझाऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद में संस्कृत में उसका आंसर आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो आराम से इसको आप देखिए और निश्चित रूप से आपकी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। बहुत अच्छे नंबर आप संस्कृत में ला सकते हो। संस्कृत के यूं कह सकते हैं कि आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म मानो। इस तरह से दोस्तों हमारी इस सीरीज से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए मित्रों, आज के इस पाठ को हम आपको अच्छे से समझाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है पंचमा पाठ शुकनाशोपदेशः। इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम आपको एक एक को बताते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये हमारा पाठ रहेगा आज का। ये पाठ आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। जब तक आप पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आप अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से नहीं समझ पाओगे बच्चों। इसलिए पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसके बाद में आप देख रहे हैं इसकी जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को देखना है, ठीक है ना। इसके बाद में हम चलते हैं मित्रों अभ्यास प्रश्नों पर। ये देखिए स्क्रीन पर हमारे अभ्यास प्रश्न आ चुके हैं। स्क्रीन पर आपको अभ्यास प्रश्न दिख रहे हैं, देखिए, ये देखिए हमारे अभ्यास प्रश्न आ चुके हैं मित्रों। अब हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला हमारा क्वेश्चन है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। मतलब संस्कृत में उत्तर देना है, आपको संस्कृत में उत्तर देना है बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा पहला प्रश्न है लक्ष्मी मदः कीदृशः, यानी लक्ष्मी का जो मद होता है वो कैसा होता है। लक्ष्मी का मद कैसा होता है, ठीक है ना। लक्ष्मी का घमंड किस तरह का होता है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा, हिंदी में सबसे पहले समझें, लक्ष्मी का जो मद है वो वृद्धावस्था में शांत नहीं होने वाला भयंकर होता है। यानी इतना भयंकर होता है जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। ये इसका हिंदी में उत्तर हो गया। अब इसी का उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है, तो मैं स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखा रहा हूं। उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी मदः अपरिणामोपशमः दारुणः भवति। अपरिणामोपशमः दारुणः भवति, ये हमारा उत्तर हो जाता बच्चों, ठीक है। इसका अर्थ मैंने बता ही दिया है, वृद्धावस्था में भी जो शांत नहीं हो इतना भयंकर होता है, ठीक है ना। चले अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रापीड़म कः उपदिशति, इसका अर्थ क्या है, चंद्रापीड़ को कौन उपदेश देता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सीधा है और मोस्ट भी प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो सिंपल है, किसने उपदेश दिया आप जानते होंगे, चंद्रापीड़ को शुकनाश उपदेश देता है। तो उत्तर हो जाएगा शुकनाश है, ठीक है। शुकनाश कौन था, मंत्री था। अमात्य शुकनाश भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और केवल शुकनाश लिखते हैं तब भी आपका उत्तर एकदम सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है शुकनाश है, ठीक है, शुकनाश है। अगला सवाल देखिए, अनर्थ परंपरायाः किम कारणम। अनर्थ परंपरा यानी अनर्थ परंपरा का क्या कारण है, अनर्थ परंपरा का कारण क्या है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी में पहले समझें। अनर्थ परंपरा का कारण है बाल्यावस्था से ऐश्वर्यशाली होना, ठीक है, और नई यौवन या नूतन तारुण्य से संपन्न होना, अलौकिक सुंदरता तथा लोकोत्तर सामर्थ्य का होना, अर्थात अत्यधिक सामर्थ्य का होना। ये जो चार बातें हमने बताई हैं ये अनर्थ का कारण मानी जाती हैं। इनको अनर्थ परंपरा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम संस्कृत में किस तरह से लिखेंगे आप स्क्रीन पर देखते चलें। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अनर्थ परंपरायाः कारणम गर्वेश्वरत्वम, अविनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम
च वर्तते। देखो दोबारा सुन लो। अनर्थ परंपराया कारणम गर्वेश्वरत्वम 1, अभिनव यौवनत्वम 2, अप्रतिम रूपत्वम 3, अमानुष शक्तित्वम च वर्तते। ठीक है, ये 4 जो हैं इनको कहते हैं अनर्थ परंपरा के कारण। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इनके बारे में और डिटेल से आप यदि जानना चाहते हैं तो हमारा जो पार्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर हमने उसको पहले से ही ऑलरेडी आपको बता रखा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कीदृशे मनसि ही उपदेश गुणाः प्रविशन्ति। बहुत ही सुंदर सवाल है। इसका मतलब है कि किस प्रकार के मन में उपदेश रूपी गुण प्रवेश करते हैं। उपदेश रूपी गुण किस प्रकार के मन में प्रवेश करते हैं? उत्तर हो जाएगा मल रहित मन में उपदेश रूपी गुण प्रवेश करते हैं। तो कैसे मन में करते हैं? मल रहित मन। तो इसके लिए उत्तर लिखेंगे अपगत मले ही मनसि उपदेश गुणाः प्रविशन्ति। ठीक है, उपदेश गुणाः प्रविशन्ति तो प्रश्न में लिखा हुआ है, मनसी भी लिखा हुआ है, केवल कीदृशे को हटा करके आपको लिख देना है अपगत मले ही। ठीक है, बाकी पूरा उतार देंगे तो आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा, और एक शब्द में या पद में देना होगा तो लिखेंगे आप अपगत मले ही। ठीक है, दोनों तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लब्ध्वापि दुखेन का परिपाल्यते। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि प्राप्त हो जाने पर भी दुख से क्या पाली जाती है या कौन पाली जाती है? प्राप्त होने पर भी दुख पूर्वक किसे पाला जाता है? ठीक है, क्या है बताइए? तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर भी दुख से पाली जाती है, तो उत्तर में लिखेंगे लक्ष्मी ही लब्ध्वापि दुखेन परिपाल्यते, या आप केवल लक्ष्मी ही लिख दोगे तब भी हमारा आंसर सही है। का को हटा करके यहां पर आप लक्ष्मी लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, और पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो का को हटा दीजिए और का की जगह लक्ष्मी ही लिख करके पूरा वाक्य उतार दीजिए, आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाता है। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल है केशाम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किनके उपदेश बहुत कम होते हैं। उपदेशक, उपदेष्टारः का मतलब उपदेश देने वाले, किन लोगों के उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। विरला का मतलब बहुत कम होते हैं, किन को उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा राज्ञाम। केशाम की जगह आप लिख देंगे राज्ञाम। स्क्रीन पर उत्तर दिख रहा है आपको, राज्ञाम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति, मतलब राजाओं के लिए उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। एक तो राजा और उसको उपदेश देना, ऐसे बहुत ही बिरला लोग मिलेंगे जो राजा है और उसको उपदेश दे रहे हैं, राजा को उपदेश देने वाले। ठीक है ना? अगला प्रश्न, लक्ष्म्याः परिगृहीताः राजानः कीदृशाः भवन्ति। मतलब इसका मतलब है कि लक्ष्मी द्वारा परिगृहित यानी पकड़े गए, ठीक है, पकड़े गए राजा लोग कैसे होते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जिसके पास लक्ष्मी मेहरबान है, लक्ष्मी जी जिसके पास भरपूर मात्रा में है, जिसके पास पूरी तरीका से प्रसन्न होकर के मेहरबान हैं, ऐसे उसके लिए कह रहे हैं कि लक्ष्मी द्वारा पकड़े गए राजा लोग कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं वो। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी द्वारा पकड़े गए राजा लोग व्याकुल होते हैं, परेशान व्याकुल होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप कीदृशाः की जगह लिखेंगे, यहां पर जो कीदृशा लिखा हुआ है इसके स्थान पर लिख देंगे विक्लवाः, विक्लवाः बस। ठीक है, और बाकी पूरा सेंटेंस उतार देंगे तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले सवाल के अंदर हमारा लास्ट है वृद्धोपदेशम ते राजानः किमिति पश्यन्ति। मतलब वृद्धों के उपदेश को वे राजा लोग कैसे देखते हैं, यानी जो राजा हैं वो वृद्ध लोगों के उपदेश को किस तरह से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में लिखेंगे आप, हिंदी में लिखेंगे वृद्धों के उपदेश को राजा लोग वृद्धावस्था की व्याकुलता के कारण व्यर्थ की बकवास मानते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि वृद्धावस्था के कारण केवल ये व्याकुल हैं, इसलिए ये व्यर्थ में बकवास कर रहे हैं। वृद्ध लोगों के उपदेशों को इस तरह मानते हैं राजा लोग। तो इसको आप संस्कृत में लिखेंगे, इसका आंसर आप स्क्रीन पर देखते चलें। वृद्धोपदेशम ते राजानः जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति। जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति मतलब वृद्धावस्था की व्याकुलता के कारण व्यर्थ की बकवास उसको मानते हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमारा पहला जो प्रश्न है वो हो जाता है।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नंबर 2 प्रश्न देखिए। अब चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर देखें, विशेषणानि विशेष ही से योजयतः, यानी विशेषण जो हैं उनका विशेष्य के साथ में आपको मिलान करना है। ठीक है, विशेषणों को विशेषों के साथ में आपको जोड़ना है, उनका मिलान करना है। ठीक है ना। सबसे पहला है देखिए कै पर समतिक्रामत्सु। समतिक्रामत्सु का मतलब होता है व्यतीत हो जाने पर। अब व्यतीत हो जाने पर यह है विशेषण। अब किसका विशेषण है, किसकी विशेषता है, तो आप लिखेंगे दिवशेषु, तो इसको मिलाएंगे दिवशेषु से। ठीक है, जब स्टार्टिंग होता है पाठ तो वहां लिखा रहता है समतिक्रामत्सु दिवशेषु, यानी कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर। ठीक है ना, तो दिवशेषु के साथ में मिलान होगा इसका, क्योंकि दिवशेषु विशेष्य है और समतिक्रामत्सु विशेषण है। अगला है हमारा शब्द अधीत शास्त्रस्य। अधीत शास्त्रस्य, ठीक है, जो शास्त्र अधीत कर लिए गए हैं। अब इसको मिलाएंगे हम ते के साथ में, ते। ठीक है, उनके द्वारा अधीत शास्त्रों को अधीत कर लिया है। ठीक है, चंद्रपीड़ के बारे में कह रहे हैं ऐसे। इसके बाद में है दारुणो। दारुणो का मतलब भयंकर होता है, तो भयंकर क्या, अब भयंकर क्या है इसके लिए आपको लिखना होगा इसमें लक्ष्मी मदह। लक्ष्मी मदह, अब ये क्या नीचे के पेज पर लिखा हुआ है, यानी अगले पेज पर है लक्ष्मी मदह है, तो यहां पर आप लक्ष्मी मदह के साथ में इसका मिलान कर देंगे। लक्ष्मी मद आपको अगले पन्ने पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, मैं अब दिखाऊंगा आपको। ये तीनों क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं आगे। देखो यहां पर एक विद्वांसम बच गया हमारा। विद्वांसम किसके साथ जुड़ेगा मैं आपको आगे बता रहा हूं, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए देखिए बच्चों, अगले पेज पर आ चुके हैं। अगले पेज पर लिखा है गहनम तमह। गहनम तमह, तो गहनम तमह यानी गहन अंधकार, तम यानी अंधकार, तो इसको हम मिलाएंगे विशेष्य पद से, वो है यौवन प्रभवम। यौवन प्रभवम, ठीक है, ऐसे यानी युवावस्था से जो उत्पन्न, ठीक है ना, जो अंधकार होता है वो गहन होता है बहुत ज्यादा। इसके बाद में अगला है अति मलिनम। अति मलिनम को मिलाएंगे दोष जातम। अत्यंत मलिन होता है अति मलिनम का मतलब, तो दोष जातम। इसके बाद में है सचेत सम। सचेत सम को मिलाएंगे आप, हमने आपसे कहा कि पहले एक शब्द रह चुका है विद्वान सम, तो विद्वान सम के साथ में आप मिला देंगे सचेत सम। यहां पर मैं लिख रहा हूं विद्वान सम, आप देख लेंगे ऊपर के पन्ने पर लिखा हुआ है विद्वान सम, सचेत सम, विद्वान सम। सचेत सम का मतलब होता है बच्चों चेतनाशील विद्वान, ठीक है, उसको। इस तरीका से हमने विशेषण और विशेष्य को आपस में मिला दिया है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पर। चलिए मित्रों, अब देखिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। अधोलिखित पदानि स्वरचित संस्कृत वाक्येषु प्रयुंध्वम, यानी इसका मतलब है कि निम्नलिखित पदों को स्वरचित संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है आपको, यानी प्रयोग कीजिए। ये जो हमारे सामने कुछ पद दिख रहे हैं, इनका आपको प्रयोग करना है वाक्य के अंदर, यानी वाक्य बनाना, एक सेंटेंस बनाना है, उस सेंटेंस के अंदर ये शब्द आ जाना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, जैसे पहला है संग्रहार्थम, समुपस्थितम, विनयम, परिणमयति, श्रणवंती, स्पृशति, ये हमारे पद हैं। मैं आपको एक एक सेंटेंस बनाकर बता रहा हूं, नीचे स्क्रीन पर देखते चलें। पहला है संग्रहार्थम, बना सकते हैं सह ज्ञान संग्रहार्थम प्रयासम करोति, वे ज्ञान संग्रह करने के लिए प्रयास करता है। अब ज्ञान की जगह धन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो हमारा एक वाक्य बन जाता है। अगला है समुपस्थितम। समुपस्थितम यानी सामने उपस्थित को समुपस्थित कहते हैं, तो इसके लिए बना सकते हैं कि सह समुपस्थितम, ठीक है, सह समुपस्थितम जनम अपि न पश्यति। सह समुपस्थितम जनम अपि न पश्यति, यानी वह सामने उपस्थित व्यक्ति को भी नहीं देखता। अब कौन नहीं देखता, आप इसमें और भी जोड़ सकते हो, जैसे गर्भयुक्त जनः, लक्ष्म्या मदयुक्त जनः, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, और नहीं जोड़ना चाहें तो इतना भी सेंटेंस बना सकते हैं। सह समुपस्थितम जनम अपि न पश्यति, ठीक है। इसके बाद में है विनयम। विनयम का तो जो प्रसिद्ध हमारा वाक्य विद्या ददाति विनयम, लिख देंगे विद्या ददाति विनयम, ठीक है। इसके बाद में है परिणमयति। परिणमयति इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बदल देता है या बदल देना होता है, तो इसके लिए आप वाक्य बना सकते हैं विवेकी जनः हानिम लाभे परिणमयति। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसलिए सेम इसको हम लिख सकते हैं।
विवेकी जनः हानिम लाभे परिणमयति, अर्थात जो विवेकी जन होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो हानि को भी लाभ में बदल देता है। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला है शृण्वन्ति। शृण्वन्ति का लिख सकते हैं छात्राः श्लोकम शृण्वन्ति, छात्र श्लोक सुनते हैं, या गीतम शृण्वन्ति, या ध्यानेन शृण्वन्ति, कुछ भी बना सकते हैं। तो आप लिख देंगे, एक वाक्य लिख देंगे कि छात्राः श्लोकम शृण्वन्ति। ठीक है, इसके बाद में है स्पृशति। स्पृशति का मतलब स्पर्श करना या छूना, तो लिख सकते हैं बालकाः उष्ण जलम स्पृशति, गर्म पानी को छूता है। उष्ण जलम स्पृशति, कौन? बालक। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुते, यानी अधोलिखित जो हमारे पद हैं इनका संधि विच्छेद करना है आपको। संधि का नाम नहीं बताना है, संधि विच्छेद करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला पद है एवाति गहनम। एवाति गहनम, तो विच्छेद हो जाएगा एव प्लस अति गहनम, एव प्लस अति गहनम। ठीक है, हो गया। और संधि आप देख सकते हैं, एव में ए आ रहा है और आगे ए आ रहा है, तो श्रवण दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला है हमारा गर्वेश्वरत्वम, तो यहां लिखेंगे गर्भधन ईश्वरत्वम। गर्भधन ईश्वरत्वम, यहां हो जाएगी हमारी गुण संधि, तो ई की जगह हो जाएगा ए, गर्वेश्वरत्वम। ठीक है, आगे है गुरुपदेश है, तो यहां पर आप संधि विच्छेद करेंगे, गुरु धन उपदेश है, उ और उ मिलकर दीर्घ उ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, बनेगा गुरुपदेश है। ठीक है, इसके बाद में है हयेवम। हयेवम, तो यहां लिखेंगे आप ही धन एवं, ही धन एवं, यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी बच्चों, यण संधि। यण संधि में जो ही में ई है उसका यह हो जाएगा, बन जाएगा हयेवम, हयेवम। ठीक है, इसके बाद में है नाभिजनम। नाभिजनम, तो न धन अभिजनम, यहां भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद में है नोपसर्पति, तो यहां पर न धन उपसर्पति, यहां गुण संधि हो जाएगी बच्चों, न धन उपसर्पति। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। इस तरह से आप संधि के प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आपने यदि पहले से टॉपिक को पढ़ रखा है तो आप आराम से समझ जाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर 5 नंबर। प्रकृति प्रत्यय विभाग है क्रियताम। प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, मतलब आपको जो प्रकृति है अर्थात जो मूल उसमें धातु है उसको अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। यह है प्रकृति प्रत्यय का अलग अलग विभाजन करना। ठीक है, सिंपल है, आपने प्रत्यय का टॉपिक पढ़ रखा है तो आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है चिकीर्षुः। चिकीर्षुः, अब यहां पर देखिए क्री धातु है बच्चों, मैं यहां लिख ही देता हूं। यहां पर हमारी क्री धातु है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रही है, देखो यहां, चलो मैं टाइप करके दिखा देता हूं। यहां हमारी क्री धातु है और क्री धातु में हम लगाएंगे सन, सन प्लस उ। ठीक है, सन प्लस उ करके यहां पर चिकीर्षुः बनता है। अब वैसे आपके सिलेबस में सन प्रत्यय है नहीं, इसलिए आप ज्यादा इसके बारे में टेंशन ना लें, जो हमारे सिलेबस में प्रत्यय है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा हमारे अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है इसलिए हम समझ सकते हैं, क्री प्लस सन प्लस उ बनेगा चिकीर्षुः। ठीक है, इसके बाद में है उपदेष्टव्यम, तो इसमें आप लिखेंगे उप और दिश धातु, उप उपसर्ग प्लस दिश धातु, और इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा तव्यत प्रत्यय। कौन सा होगा? तव्यत प्रत्यय। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ईक्षते। ईक्षते में आप लिखेंगे ईक्ष और त प्रत्यय, ईक्ष और त, ईक्षते। ठीक है, इसी तरह से बुध्यते है, तो बुध्यते में आप बुध और त प्रत्यय, बुध और त प्रत्यय। क्लियर सबके? बुध और त प्रत्यय करने पर बुध्यते बनता है। ठीक है, ऐसे। इसके बाद में है निंध्यसे। निंध्यसे, तो इसमें आप बनाएंगे निंद धन थास। निंद धन थास को जोड़ेंगे हम तो हमारा जो पद बनेगा वो बनेगा निंध्यसे। ठीक है, निंध्यसे। अब थास कैसे आया? देखो थास भी प्रत्यय है, आपको पता है धातुओं में लगने वाले प्रत्यय तिंग प्रत्यय होते हैं, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। ठीक है, फिर आत्मनेपद में त आतम झ थास आथम ध्वम इट वहिंग महिंग, तो थास आथम ध्वम, थास आ गया ना मध्यम पुरुष में, देखो तय आतम जय थास आतम ध्वम, मध्यम पुरुष एक वचन में थास आ रहा है इस तरीका से। इसके बाद में है लास्ट उपशमा में, तो इसमें लिखेंगे उप उपसर्ग है, शम धातु और तिप प्रत्यय जोड़ेंगे हम, तिप जोड़ेंगे इसमें तिप तस झी। ठीक है, तो हमारा जो पद बनेगा वो बनेगा उपशमा में,
उपशमा में। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को आपको पृथक करके बताया। इसमें कोई समस्या है, कुछ प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए मित्रों, अगला सवाल है हमारा समास पर आधारित क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आ चुका है। समास विग्रहम कुरुत है, यानी समास विग्रह करना है। हालांकि समास का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप सामान्य जानकारी के तौर पर आप विग्रह देख सकते हैं। इसका विग्रह हो जाएगा हमारा पहला है अमानुष शक्तित्वम। इसका विग्रह होगा नास्ति मानुष शक्ति ही यस्मिन स अमानुष शक्ति ही। ठीक है, तो आप इसका विग्रह लिखेंगे नास्ति मानुष शक्ति। ठीक है, मानुष शक्ति नहीं है, यस्मिन जिसमें, वह सह अमानुष शक्ति ही, उसको कहेंगे अमानुष शक्ति ही। ठीक है, क्लियर। अब कौन सा समास है आप बताएं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वैसे टॉपिक है नहीं अपना, इसलिए ज्यादा आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आप सुन सकते हैं। इसके बाद में है अत्यासंग है। अत्यासंग है तो यहां लिखेंगे अत्यधिक आसंग है। अत्यधिक आसंग है बराबर अत्यासंग है। ठीक है, इसके बाद में है अनार्या, तो यहां लिखेंगे ने आर्या। ठीक है, बन जाएगा अनार्या। क्लियर। चलो अगले पेज पर कुछ 3 उदाहरण और हैं, उनको भी देखते हैं। अब देखें यहां पर हमारा अगला है स्वार्थ निष्पादन परहि। स्वार्थ निष्पादन परहि, इसका आप विग्रह करेंगे बच्चों। यहां पर लिखेंगे स्वार्थस्य निष्पादनम बराबर स्वार्थ निष्पादनम तस्मिन् परहि, तो बन जाएगा स्वार्थ निष्पादन परहि। तो आप पूरा लिख देंगे यूं कि तो ही स्वार्थस्य निष्पादनम स्वार्थ निष्पादनम तस्मिन् परहि स्वार्थ निष्पादन परहि। ठीक है, इसके बाद में अहर्निशम। अहर्निशम में लिखेंगे अहश्च निशाचे। अहर्निशम। ठीक है, अह यानी दिन होता है, निशा यानी रात्रि होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे इसका विग्रह। और लास्ट है हमारा वृद्धोपदेशम। वृद्धोपदेशम, तो यहां लिखेंगे वृद्धस्य उपदेशम। वृद्धस्य उपदेशम, सिंपल है। इस तरह से हमने यहां पर प्रत्येक का आपको समास विग्रह बता दिया है। इस तरह से आप इसको सुनते रहें, अच्छे से देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे सारी क्लासेज आप तक पहुंच सके सबसे पहले। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। हमारे जो नोट्स हैं वो भी आप जरूर लें, उनका लिंक मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पर। लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उसको खरीद सकते हैं और सबसे कम कीमत पर मिलेगा और सबसे अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए मित्रों, यहां पर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। रिक्त स्थानानि पूर्यतः, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब रिक्त स्थान हमारे उस किताब में से जो हमारा पार्ट हमने पढ़ा है 5वां पार्ट, उसमें से पंक्ति है, उसमें रिक्त स्थान दे रखा है। अब यदि पंक्तियां आपको याद होंगी तो तुरंत बता दोगे आप। इसमें जो पंक्तियां दे रखी है ये मोस्ट पंक्ति है। ठीक है, इनको आप याद कर सकते हैं। जैसे हमारी पहली पंक्ति है लक्ष्मी ही न रक्षति। अब खाली जगह में क्या आएगा भाई, यदि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो तुरंत समझ में आ गया होगा। तो लक्ष्मी परिचयम न रक्षति, यहां लिखेंगे परिचयम। क्या लिखेंगे, परिचयम न रक्षति। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है परिचयम। लक्ष्मी ही परिचयम न रक्षति, परिचय की रक्षा नहीं करती है। इसके बाद में है खाली जगह दुःस्वप्नमिव न स्मरति, बुरे सपने की तरह स्मरण नहीं करती। किसका नहीं करती, किसका नहीं करती। तो यहां पर आप लिखेंगे खाली जगह में दातारम। जो दातार होता है, देने वाला होता है, दानी होता है ना, उसका लक्ष्मी बुरे सपने की तरह स्मरण नहीं करती। तो दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरति। इस तरह से हमारा ये वाक्य बनेगा। इसके बाद में अगला है सरस्वती परिगृहीतम। सरस्वती के द्वारा जो परिगृहित व्यक्ति है, ठीक है, जिस पर सरस्वती माँ की असीम कृपा है, ठीक है, अच्छा आशीर्वाद है जिस पर, उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, खाली जगह है आगे, तो अब इसमें क्या आएगा, सरस्वती परिगृहीतम नालिंगति जन्म। तो आएगा नालिंगति जन्म। जो सरस्वती द्वारा परिगृहित है, जिस पर सरस्वती माँ की विशेष कृपा है, उसका तो वो आलिंगन नहीं करती है। नालिंगति, उस व्यक्ति का वो आलिंगन ही नहीं करती लक्ष्मी। समझ गए बात को। इस तरह से इसके बाद में आगे है उपदिश्यमानम अपि खाली जगह न शृण्वन्ति। यहां पर क्या आएगा भाई बताइए, उपदिश्यमानम अपि न शृण्वन्ति, उपदेश देने पर भी नहीं सुनते हैं। कौन, तो यहां आ जाएगा ते। क्या आ जाएगा यहां पर, ते। चलो लिख देता हूं मैं ऐसे, ते आ जाएगा, ते न शृण्वन्ति। अब ते कौन, राजा लोगों के लिए आ रहा है, राजा लोग नहीं सुनते हैं ऐसे। इसके बाद में आगे है हमारा अवधीरयन्तः खाली जगह हितोपदेश दायिनो गुरून्। तो यहां पर आ जाएगा खेदयंती। यहां पर आ जाएगा खेदयंती, खाली जगह में लिखेंगे बच्चों खेदयंती हितोपदेश दायिनो गुरून्। क्लियर है।
पाठ को पढ़ा होगा तो तुरंत समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे है तथा प्रयतेथाः खाली जगह नोपहस्य से जनहि। ठीक है, इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि लोगों के द्वारा उपहास के पात्र नहीं बने। तो इसमें आ जाएगा यथा, तथा प्रयतेथाः यथा नोपहस्य से जनहि। तो यहां पर आ जाएगा यथा, मैं यहां लिख देता हूं आज से यथा, दोबारा लिख देता हूं साफ साफ, देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, यथा आ जाएगा, यथा इस तरीका से। क्लियर। इसके बाद में लास्ट है चंद्रापीड़ है प्रीत हृदयो, प्रीत हृदय, चंद्रापीड़ प्रीत हृदय यानी प्रेम से युक्त हृदय वाला होता हुआ। आगे क्या आएगा, आजगाम यानी चला गया कहां पर, स्वभवनम। तो यहां आ जाएगा स्वभवनम, स्वभवनम आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा यहां, स्वभवनम आजगामे। इस तरह से हमारा ये वाक्य बन जाता है बच्चों। तो बताइए ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया तो जरूर कमेंट करके बताएं, और हमारा वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट आप जरूर करें। ठीक है ना। इसी तरीका से पूरी हमारी जो एक सीरीज है वो कंप्लीट हम बहुत जल्द आपको करवा देंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पार्ट हैं उनको पूरा मैं जरूर करवाऊंगा मित्रों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का हमारा। चलिए मित्रों, इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सप्रसंगम हिंदी भाषा या व्याख्या कार्य। सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको व्याख्या करनी है बच्चों, व्याख्या, और वो भी किस में करनी है, हिंदी भाषा में, लेकिन प्रसंग जरूर लिखना है। सबसे पहला है हमारा, इसमें देखो पहली पंक्ति है इसमें, गर्वेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम एमानुशक्तित्वं चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। ठीक है, अब देखो इसके बारे में लिखेंगे, वैसे ये मोस्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं, ये मोस्ट है, ये पंक्ति मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले बच्चों प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के शुकनाशोपदेश पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद में मूलतः यह पाठ बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी कथा काव्य के पूर्व भाग से संकलित किया गया है। इसके बाद में आप इसमें लिखेंगे कि इसमें लिख सकते हैं कि जब राजकुमार चंद्रापीड़ अपनी विद्या समाप्त करके घर लौटता है तब पिता तारापीड़ अपने पुत्र का यौवराज्य अभिषेक करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के पूर्व वे चंद्रापीड़ को अपने महामंत्री अर्थात प्रधान अमात्य शुकनास के पास भेजते हैं। युवराज को उपदेश देते हैं। वो उपदेश के अंतर्गत शुकनास अपने जीवन के संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान को राजकुमार को बताते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शुकनास ने जन्म सिद्ध ऐश्वर्य, अभिनव यौवन, अनुपम सौंदर्य तथा अलौकिक शक्ति, इन चार को अनर्थ परंपरा में माना है, अनर्थ परंपरा के अंतर्गत प्रतिपादित किया है। इस तरह से आप प्रसंग लिखोगे मित्रों, अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने संपूर्ण चीजें इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसके बाद में लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे आप जन्म से ही स्वामी होना। ठीक है, अर्थात अभी हमने आपसे कहा जन्म से स्वामी होने का मतलब क्या है, यानी कि ऐश्वर्यशाली होना, जन्म सिद्ध ऐश्वर्यशाली होना, अर्थात जन्म से ही स्वामी होना, अर्थात जन्मजात प्रभुता प्राप्त होना, अनुपम नव यौवन का होना, नूतन जवानी का होना और अद्वितीय सौंदर्य का होना तथा अलौकिक शक्ति का होना, ये सब महान अनर्थ परंपरा है। अर्थात महान अनर्थ की परंपरा में इनको सम्मिलित किया जाता है। इनमें से एक एक के होने से ही व्यक्ति अविनयी बन सकता है, अर्थात व्यक्ति का नाश संभव है। मात्र नवयौवन से वह उच्छृंखल हो जाता है, अर्थात वो मार्ग भटक जाता है। मात्र अद्वितीय सौंदर्य या अलौकिक शक्ति के कारण भी अभिमानी या घमंडी बन सकता है। फिर जिसके पास ये चारों हों वो कितना अविनयी होगा, कितना मतलब खतरनाक व्यक्ति बन जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह से मित्रों आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो, अपने हिसाब से इसको आप समझ के लिख सकते हो। तो इसमें कहने का मतलब सीधा सीधा ये बताया है कि ये चार चीजें जिसके पास हों वो कितना अविनयी व्यक्ति होगा, ये कहा नहीं जा सकता। इनमें से चारों में से यदि एक भी चीज जिसके पास है वो भी अनर्थ के लिए समर्थ है, वो भी अनर्थ कर सकती है, और जिसमें चारों हैं उसका तो कहना ही क्या, ये इसका मतलब है। अगली पंक्ति है इसमें देखो, हरति अति मलिनमपि दोष जातम गुरु उपदेशः, ये भी मोस्ट है, गुरु के उपदेश के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के शुकनाशोपदेश पाठ से उद्धृत है। ठीक है,
इसके बाद में आप लिखेंगे कि वृद्ध अमात्य शुकनास युवराज चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पहले उपदेश प्रदान करते हैं। वे उपदेश के अंतर्गत गुरु के उपदेश का जीवन में कितना महत्व होता है इसके बारे में बताते हैं, और इस पंक्ति में गुरु के उपदेश के महत्व के विषय में ही प्रतिपादन किया गया है। यह प्रसंग हो गया हमारा। अब आप लिखोगे बच्चों व्याख्या। व्याख्या में आप लिख दोगे, इसका अर्थ थोड़ा सा डिटेल से लिखना होता है, वही व्याख्या आप मान सकते हैं। गुरु का उपदेश अत्यधिक मलिन दोष रूपी समूह को भी दूर कर देता है, अर्थात मानव जीवन में गुरु का अत्यंत महत्व होता है। गुरु के उपदेश का अक्षरशः पालन करने पर मनुष्य के मलिन से भी मलिन दोष अर्थात बुराइयां दूर हो जाती हैं। यही व्याख्या में आपको लिखना है। इसके अलावा और जो अपनी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से और भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह हम व्याख्या आपको बता चुके हैं। इसके बाद में लास्ट है विद्वांसमपि सचेतसम महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवंतमपि पुरुषम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मीरति। देखिए लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, हमारी पाठ्यपुस्तक शुकनाशोपदेश पाठ से ली गई है। शुकनाशोपदेश पाठ बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के पूर्व भाग का एक अंश है, जिसमें राजकुमार चंद्रापीड़ को वयोवृद्ध अमात्य शुकनास द्वारा विविध प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। यह गद्यांश शुकनाशोपदेश का अंतिम भाग है। इसमें शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को अपना उपदेश देते हुए अंत में मंगल कामना करते हैं तथा उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि यह लक्ष्मी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी बुरा बना देती है, अतः इससे तुम्हें सावधान रहना है। इस तरह समझाते हुए उसको बताते हैं। ये हमारा प्रसंग हो जाता है बच्चों। अब इसमें व्याख्या करेंगे आप। व्याख्या में आप लिख सकते हैं, यह मैं तुमको बार बार कहता हूं कि हे राजकुमार, अर्थात यहां सुकनास जी चंद्रापीड़ को कहते हैं कि इस लक्ष्मी से तुम सावधान रहना, क्योंकि यह दुराचारणी लक्ष्मी विद्वान पुरुष को भी, सचेतन अर्थात चेतनाशील पुरुष को भी, महापराक्रमी व्यक्ति को भी, उच्च कुलीन तथा गंभीर एवं प्रयासशील पुरुष को भी दुष्ट बना देती है, उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। इस तरह से यह व्याख्या में लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर के यहां पर बताया गया है कि लक्ष्मी कितनी चंचल होती है और अच्छे से अच्छे गुण संपन्न व्यक्ति को भी दुष्ट बना देती है। तो इस तरह आप व्याख्या कर सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं। मैंने आपको यहां पर मित्रों सभी अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि इस वीडियो को आप बार बार देखते हैं, सुनते हैं, तो गारंटी से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा संपूर्ण मैटर। अब लास्ट में फिर आपसे कहना चाहेंगे कि हमने जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है आपके लिए दोस्तों, उसमें सभी पाठों के टेस्ट तो हैं ही, इसके साथ साथ में उसमें जो हमारा साहित्य का मैटर उसके भी हमने टेस्ट उसमें ऐड कर दिए हैं, और व्याकरण के टेस्ट भी उसमें बहुत जल्द ऐड हो जाएंगे। इसलिए उसको आप जरूर ज्वाइन करें। मात्र 51 रुपये में आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा खुद के द्वारा तैयार किए हुए हस्तलिखित नोट्स पूरे सिलेबस के, वो भी हमने आपको यहां उपलब्ध करवा रखे हैं ऐप के माध्यम से। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी आप ले सकते हैं मात्र 151 रुपये में। दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, क्लिक करके आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। और नहीं तो आप यूट्यूब पर तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मित्रों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आपने अच्छे से सुना, सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।